वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में आज नया प्रकरण है, चतुर्थ प्रकरण, जिसका नाम है अथ आगम परिच्छेद। ठीक, पेज नंबर 137 के ऊपर आगम परिच्छेद को आज आरंभ कर रहे हैं। कल तक उपमान प्रमाण का निरूपण किया, उपमान का लक्षण किया, उपमितिकरणम उपमानम। उपमिति अर्थात सादृश्य ज्ञान, उस उपमिति का जो करण है उसको कह दिया उपमान प्रमाण, और उस उपमान प्रमाण से जन्य जो सादृश्य ज्ञान है उसको कह दिया उपमिति। तो दो प्रकार का वह सादृश्य ज्ञान है। एक तो है गवयनिष्ठ गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, जिसको कह सकते हैं गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान। ये हुआ उपमान प्रमाण। फिर उसके बाद मेरी गौ इस गवय के सदृश है, अनेन सदृशी मदिया गौ, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह हुआ उपमिति प्रमा फल। उसको बोल सकते हैं क्या? गौनिष्ठ गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान। गौ में गौ में गवय के सादृश्य का ज्ञान, जिसको इस भाषा में बोल सकते हैं गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान। यह उपमिति ज्ञान है, और यह उपमिति ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है। कल बताया था न चैदम प्रत्यक्षेण संभवति। क्यों? कि उस समय गौ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है, और यह उपमिति ज्ञान अनुमान प्रमाण से भी नहीं होता है। अतः पेज नंबर 134 के ऊपर कहा था न अपि अनुमानेन, मतलब इदम उपमिति ज्ञानम अनुमानेन प्रमाणेन अपि न भवति। क्यों अनुमान प्रमाण से ये उपमिति ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है? उसके लिए हेतु दिया है पेज 134 के ऊपर। न अपि अनुमानेन, इसके आगे गवयनिष्ठ गो सादृश्यस्य अतल्लिंगत्वात्, ये हेतु दिया है। ठीक है, कि गवयनिष्ठ, क्योंकि देखो भाई उपमिति ज्ञान हो रहा है, वो कौन है? गौनिष्ठ गवय प्रतियोगी ज्ञान, ये उपमिति है। और उसके लिए कारण कौन? गवयनिष्ठ गौ प्रतियोगी ज्ञान। अभी गवय में जो गाय के सादृश्य का ज्ञान हो रहा है, वह यदि लिंग बनेगा, हेतु बनेगा, तब जाकर अनुमान प्रमाण से सिद्ध होगा वो ज्ञान। कौन सा? गौ में गवय प्रतियोगी ज्ञान अर्थात उपमिति ज्ञान, जिसको हम कहते हैं, वो ज्ञान सिद्ध होगा। किंतु उस ज्ञान के लिए, उस उपमिति रूप ज्ञान के लिए गवयनिष्ठ गाय के सादृश्य का जो ज्ञान है, जिसको यहाँ पर उपमान प्रमाण कहा गया, वह लिंग नहीं बनता है। वही कहा गवयनिष्ठ गो सादृश्य, गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य का ज्ञान है, अर्थात गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है, वह तस्य अतल्लिंगत्वात्, तल्लिंग नहीं बनता। तत् मतलब उपमिति का वह लिंग नहीं बनेगा, अतल्लिंगत्वात्। तो जो पद आया है अतल्लिंगत्वात्, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए। गोनिष्ठ गवय सादृश्यान्वितौ, गोनिष्ठ गवय सादृश्यान्वितौ, गोनिष्ठ गवय सादृश्यान्वितौ गवयनिष्ठ 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 गो सादृश्यस्य अहेतुत्वात्, किंवा गवयनिष्ठ सादृश्यस्य अहेतुत्वात्। थोड़े में बात की है, गवयनिष्ठ गो सादृश्यस्य लिखिए, चाहे सादृश्यस्य अहेतुत्वात्। ठीक है ना, अतल्लिंगत्वात् का अर्थ कर दिया। गवयनिष्ठ गवय में रहने वाला जो
गौ के सादृश्य का ज्ञान है वह अहेतु है, हेतु नहीं बनेगा, अतल्लिंगत्वात्, इसलिए अनुमिति से भी वो उपमिति ज्ञान नहीं होता है। फिर उसका और स्पष्टीकरण कर दिया अनुमान प्रमाण का आकार दिखाकर। तो पूर्व पक्षी ने अनुमान का आकार दिखाया नापि मदिया इत्यादि से, फिर न कान्वय वाच्यम के साथ करके सिद्धांतियों ने कहा इस प्रकार से अनुमान करके भी वह उपमिति ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार का अनुमान का अवतार होने के पहले ही गौ में गवय सादृश्य का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम उपमिति कहते हैं। गौ में गवय सादृश्य का ज्ञान लग गया अर्थ जी। ये बात कही उपमान प्रमाण में। अब इस उपमान प्रमाण का निरूपण होने के बाद अब निरूपण किया जा रहा है आगम प्रमाण का। आगम प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण। तो पंक्ति को देखिए, अथ आगमः निरूप्यते, मिला पंक्ति। अथ, अथ के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, क्रम प्राप्तम अद्वैत ब्रह्म साक्षात्कारानुकूलम अद्वैत ब्रह्म साक्षात्कारानुकूलम आगम प्रमाणम निरूपयितुम प्रतिजानिते अथ इति, ठीक है, अथ इत्यादि पंक्ति से देखो भैया। तो क्रम प्राप्त, क्योंकि उपमान का निरूपण होने के बाद क्रमशः प्राप्त है आगम, तो क्रम प्राप्तम आगम प्रमाण। कैसा है वो आगम प्रमाण, उसके लिए एक विशेषण दिया, अद्वैत साक्षात्कारानुकूलम, अद्वैत ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने के लिए अनुकूल ऐसा जो आगम प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण उसका निरूपण करने की प्रतिज्ञा कर रहे ग्रंथकार अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अथ आगम निरूप्यते इति हो गया। चलिए, तो वाक्य के आरंभ में शब्द आया है अथ। अथ का मतलब क्या, तो अथ का अर्थ लिखिए उपमान निरूपणानंतरम। उपमान निरूपणानंतरम, ठीक, उपमान का निरूपण होने के बाद आगम निरूप्यते। आगम शब्द का क्या अर्थ है, आगम, तो आगम शब्द की व्युत्पत्ति लिखिए, आ बराबर सम्यक, सम्यक, गम्यते ज्ञायते, गम्यते ज्ञायते अर्थः अनेन, अर्थः अनेन इति आगमः, इति आगमः बराबर वाक्य विशेष, वाक्य विशेष अर्धविराम स एव प्रमाणम इत्यर्थः, स एव प्रमाणम इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भाई, आ मतलब सम्यक, गम्यते न्यायते, गम्यते का अर्थ कर दिया न्यायते, सम्यक रीति से जो गम्यते अर्थात न्यायते जाना जाता है अच्छी तरह से, अर्थ अनेन जिससे, उसको कहते आगम, है कि नहीं, अर्थात वाक्य विशेष, वाक्यों से ही विशेष प्रकार का अच्छी तरह से अर्थ जाना जाता है और वही प्रमाण है वाक्य, स एव प्रमाणम इत्यर्थः। ठीक, चलिए, अथ आगमः निरूप्यते, आगे चलेंगे।
तो वो किस प्रकार का वाक्य विशेष प्रमाण है, आगम है, तो उसको अब कह रहे हैं, है कि नहीं। तो यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषय भूत संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते तद्वाक्यम प्रमाणम। ठीक है, किस प्रकार का वाक्य प्रमाण है उस बात को कह रहे आप। यस्य वाक्यस्य, जिस वाक्य का क्या संसर्ग, संसर्ग कौन सा, तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, मानांतरेण न बाध्यते। मानांतरेण मतलब क्या, तो मानांतरेण इसका अर्थ लिखिए पहले। मानांतरेण बराबर वेदांतेतर प्रमाणेन, वेदांतेतर प्रमाणेन, ठीक है, वेदांतेतर प्रमाणेन। तो क्या हुआ अर्थ फिर कि वेदांत को छोड़कर अन्य प्रमाण से न बाध्यते, बाधित नहीं होता है। कौन, संसर्ग, किसका, वाक्य का। तो जिस वाक्य का संसर्ग वेदांत को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता है, उस वाक्य को हम कहते हैं प्रमाण वाक्य, तद्वाक्यम प्रमाण। ठीक है, अब अन्य वेदांत को छोड़कर अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता है, लेकिन कौन, संसर्ग। संसर्ग क्या चीज है, तो संसर्ग का अर्थ लिखिए, तात्पर्य विषय भूत जो संसर्ग। तो संसर्ग मतलब क्या, तो संसर्ग शब्द का अर्थ, संसर्ग बराबर पदार्थानां परस्परम संबंध, पदार्थानां परस्परम संबंध, अर्धविराम, अन्वयः इति यावत्, अन्वयः इति यावत्। ठीक, अर्थ लिखिए भाई। पदार्थों का परस्पर संबंध वो हो गया संसर्ग। दूसरी भाषा में कहेंगे वही अन्वय, मतलब संबंध। अन्वय का अर्थ भी संबंध ही होता है। तो वाक्य बोलने पर वाक्य में अनेक पद होते हैं, है कि नहीं, और हर एक पद का अपना अपना एक अर्थ होता है। तो वाक्य सुनने के बाद सुनने वाले के बुद्धि में उन शब्दों को सुनने पर उन पदों के अर्थ उपस्थित हो जाते हैं, और सभी पदों के अर्थों की उपस्थिति हो जाने पर बुद्धि में फिर उनका संबंध जुड़ता है एक दूसरे के साथ। तो वही हुआ पदार्थ का परस्पर संसर्ग, संबंध, है कि नहीं। और वह संबंध यदि वेदांत वाक्यों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है, तो वो हुआ क्या, वो ऐसे अर्थ को बताने वाला वाक्य हुआ क्या, प्रमाण, प्रमाण वाक्य। तो क्या लिखा, यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, जिस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते, वेदांत प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाए कोई बात नहीं, उससे भिन्न किसी भी प्रमाण के द्वारा मानांतरेण न बाध्यते, जिसका बाधित नहीं होता है, ऐसा वाक्य, उस वाक्य को कहते हैं क्या, प्रमाण वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, तो देवदत्त ग्रामम गच्छति, ये वाक्य है। तो इस वाक्य में बहुत सारे पद है कि नहीं। मोस्तूल तौर पर देखेंगे तो देवदत्त ग्रामम गच्छति, 3 पद है। तो देवदत्त पद का अर्थ उपस्थित हुआ देवदत्त नाम का कोई आकृति विशेष व्यक्ति। ग्राम सुनने के बाद ग्राम, गांव का अर्थ उपस्थित हुआ, और गच्छति मतलब गमन क्रिया उपस्थित हुई, बराबर है कि नहीं। और इतना ही नहीं, तो देवदत्त प्रथमा है तो कर्ता है, ये कर्तापन की उपस्थित हुई, कर्ता अर्थ की उपस्थिति हुई प्रथमा से। ग्रामम में जो द्वितीय है उससे कर्मार्थ की उपस्थिति हुई, ठीक है कि नहीं। और गमन क्रिया गच्छति वर्तमान काल की भी उपस्थिति हुई लट लकार होने से, ठीक है। तो सभी पदों के अर्थों की क्या हो जाती है, उपस्थिति हो जाती है। फिर संबंध क्या, ग्राम कर्मक
देवदत्त कर्तृक गमन, ऐसा गमन कि जिस गमन का कर्म है कौन? ग्राम, और करता है कौन? देवदत्त, और उसके द्वारा हो रहा है क्या? गमन। तो ग्राम कर्मक देवदत्त कर्तृक गमन, तो परस्पर उन अर्थों का संबंध हुआ कि नहीं? तो ग्राम में कर्मता आ गई, ग्राम कर्मक, ठीक है। देवदत्त में कर्तृता आ गई, और उस देवदत्त में गमन रूप क्रिया, ये संबंध हुआ। अब ये तो क्या है? तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग है, वह संसर्ग व्यवहार में बाध हो रहा है क्या किसी प्रमाण से? नहीं। जैसे इदम रजतम, रजत प्रत्यक्ष प्रमाण से शुक्ति का ज्ञान होने पर बाधित हो जाता है, उस प्रकार यहाँ पर देवदत्त ग्रामम गच्छति, इस वाक्य के अर्थ का अर्थात संसर्ग का किसी भी प्रमाण से बाध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो बाध नहीं हो रहा है, अतः ऐसा यो जो वाक्य है, जिस वाक्य के संसर्ग का बाध नहीं होता है वह वाक्य प्रमाण। अतः देवदत्त ग्रामम गच्छति, यह वाक्य क्या हुआ? प्रमाण हुआ। लग गया कि नहीं? अब वेदांत दृष्टि से सब कुछ मिथ्या है ब्रह्म को छोड़कर, तब उससे भले बाधित हो जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मानांतरेण, वेदांत प्रमाण को छोड़कर अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए संसर्ग वाक्य का अर्थ। तब उस वाक्यों को, ऐसे अर्थक वाले वाक्यों को बोलेंगे क्या? प्रमाण वाक्य। लग गया अर्थ? तो वही हुआ शब्द प्रमाण। पंक्ति देखिए, यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयभूत संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम। ठीक है जी, प्रमाणम, प्रमाणम कर्त लिखिए प्रमितिकरणम। प्रमाण है मतलब प्रमिति का करण है, प्रमा का करण है, प्रमिति का अर्थ प्रमा होता है। तो प्रमाणम मतलब प्रमितिकरणम। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस प्रमाण का, शब्द प्रमाण का अर्थात आगमन प्रमाण का लक्षण क्या बना फिर? तो उसका लक्षण लिखेंगे। तो लिखिए आगम प्रमाणम, आगम प्रमाणम, कौंस में लिखिए शब्द प्रमाणम, शब्द प्रमाण कौंस बना बराबर उसका लक्षण लिखना है। अभी ये लक्ष्य हुआ। लिखते हैं वेदांतेतर, वेदांतेतर प्रमाणाबाधित, प्रमाणाबाधित, प्रमाण अबाधित, प्रमाणाबाधित तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, तात्पर्य विषयभूत संसर्ग कौंस में लिखिए वाक्यार्थ, वाक्यार्थ कौंस बंद। आगे अनुभावक वाक्यत्वम, अनुभावक वाक्यत्वम, अनुभावक वाक्यत्वम। ठीक है, यह लक्षण हुआ शब्द प्रमाण का अर्थात आगम प्रमाण का। क्या भाई देखो, वेदांतेतर, वेदांतों को छोड़कर इतर प्रमाण अबाधित, इतर प्रमाण से क्या हो? अबाधित हो। कौन? तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, तात्पर्य विषयभूत संसर्ग जो कि अन्य प्रमाण से बाधित नहीं है, ऐसा जो संसर्ग अर्थात वाक्यार्थ, उसका अनुभावक, अनुभव कराने वाला जो वाक्य, उस वाक्य को हम कहते हैं क्या? शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। ये हुआ शब्द प्रमाण का लक्षण। ठीक, और शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है फिर शाब्दबोध, प्रमा, फल। तो उसका क्या लक्षण होगा फिर? उसका भी लिख लीजिए। शाब्दबोध बराबर नंबर 1, शाब्दबोध बराबर नंबर 1 वेदांतेतर, वेदांतेतर प्रमाणाबाधितानाम, वेदांतेतर प्रमाण अबाधितानाम, प्रमाणाबाधितानाम
तात्पर्य विषयी भूतानाम, तात्पर्य विषयी भूतानाम अर्थानाम, अर्थानाम परस्परम, परस्परम संबंध बोधः, संबंध बोधः शाब्द बोधः, शाब्द बोधः बराबर शाब्दी प्रमा, शाब्दी प्रमा बराबर अन्वय बोधः इति यावत्। ठीक, अर्थ को देखिए। वेदांतेतर प्रमाण से, वेदांतों को छोड़कर अन्य प्रमाण से अबाधित ऐसा जो तात्पर्य विषय भूत अर्थों का परस्पर संबंध, तात्पर्य का विषय भूत जो अर्थ है उनका जो परस्पर में संबंध, यही है कौन? शाब्द बोध। उसको शाब्दी प्रमा कहते, अन्वय बोध भी कहते हैं। ठीक, ये बात हुई, एक लक्षण हुआ। और एक लक्षण लिखिए, नंबर 2, पदोपस्थापित, पद उपस्थापित, पदोपस्थापित पदार्थानाम, पदोपस्थापित पदार्थानाम परस्पर संबंध, परस्पर संबंध शाब्द बोध। ठीक, अर्थ देखिए। पद के द्वारा उपस्थापित, स्थापन बुद्धि में स्फुरित हो गए ऐसे जो पदार्थ, उन पदार्थों का जो परस्पर संबंध, इसी का नाम है क्या? शाब्द बोध, शाब्दी प्रमा। ठीक है, चलिए क्यों एक छोटा सा लक्षण हो जाएगा, वाक्य तात्पर्य विषय, वाक्य तात्पर्य विषय। ठीक है, चलो भाई, वाक्य के तात्पर्य का जो विषय वही है शाब्द बोध, शाब्दी प्रमा। होगा इतना? आगे चलिए, अब आगे लिख रहे हैं, वाक्य जन्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता आसक्तय तात्पर्य ज्ञानम च इति चत्वारि कारणानि। वाक्य जन्य ज्ञाने, वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान, शाब्द बोध, शाब्दी प्रमा जिसको कह सकते हैं, उसके लिए सहकारी कारण भी कुछ है। वो कौन कौन है? तो कह रहे आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। कितने हुए? 4। कौन कौन? नंबर 1 आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, आसक्ति नहीं आसक्ति, और चौथा है तात्पर्य ज्ञान। ये 4 सहकारी कारण रहेंगे तभी वाक्य से शाब्द बोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, वाक्य जन्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता असत्तय तात्पर्य ज्ञानम च इति चत्वारि कारणानि। कारणानि मतलब क्या? तो कारणानि में लिखिए सहकारी कारणानि इत्यर्थः। कारणानि मतलब है सहकारी कारणानि। सहकारी कारण 4 है। होगा इतना? अब प्रश्न उपस्थित होता है कि आकांक्षा क्या चीज है, योग्यता क्या है, आसक्ति क्या है, तात्पर्य ज्ञान क्या है, सभी की व्याख्या कर रहे क्रमशः एक एक की। तो सबसे पहले है आकांक्षा। तो उस आकांक्षा को बताने जा रहे ग्रंथकार। तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। मिला पंक्ति? तत्र मिला। तत्र, तत्र मतलब क्या? तत्व, तत्र का अर्थ लिखिए
आकांक्षादिषु मध्ये, आकांक्षादिषु मध्ये, उन आकांक्षादियों के मध्य में, आकांक्षादिषु मध्ये क्या? तो पहली है आकांक्षा, तो उस आकांक्षा को बता रहे, फिर आकांक्षा का लक्षण कर रहे हैं। तो पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, यही आकांक्षा। मिला? देखो अर्थ, पदार्थ, पदार्थ मतलब पदों का अर्थ, उन पदों के अर्थ की जो परस्पर जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा का विषय, और जिज्ञासा का विषय नहीं तो जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता क्या है कि नहीं, वही हो योग्यता जिसमें है, वो योग्यता और धर्म ही है क्या? आकांक्षा। इस प्रकार की योग्यता जिसमें है, तो उस योग्यता और धर्म को ही कहते हैं आकांक्षा। ठीक है, कौन सा योग्यता और धर्म? तो परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता। एक पद सुना, उस पद सुनने से उस अर्थ की उपस्थिति हुई, तब दूसरे पद का अर्थ जानने की क्या हुई? जिज्ञासा, है कि नहीं? तो उस जिज्ञासा का जो विषय, वो पदार्थ, कि वह जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता जहां है कि नहीं, तो जिसमें है उसमें रहने वाला जो योग्यत्व और धर्म है, उसी को कहते हैं क्या? आकांक्षा। कैसे? जरा उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण स्वयं दे रहे आगे, तो उसके पहले आकांक्षा का एक लक्षण लिख लेते हम लोग, इसी के आधार पर जरा सरल भाषा में। देखिए, आकांक्षा बराबर एक पदार्थ ज्ञान जन्य, एक पदार्थ ज्ञान जन्य अपर पदार्थ ज्ञान इच्छा, ज्ञानेच्छा, अपर पदार्थ ज्ञानेच्छा विषयत्वं योग्य, विषयत्व योग्यत्वं, अपर पदार्थ ज्ञानेच्छा विषयत्व योग्यत्वं, विषयत्व योग्यत्वं आकांक्षा। हो गया जी? देखो भाई, एक पदार्थ ज्ञान जन्य, एक पदार्थ का ज्ञान हुआ, उससे जन्य कौन? अपर पदार्थ ज्ञान की इच्छा, दूसरे पदार्थ को जानने की जो इच्छा, जिसको जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा, उस इच्छा का जो विषय बनने की योग्यता, उसको कहते हैं क्या? आकांक्षा। समझ लीजिए, किसी ने कह दिया, क्या कह दिया? ददाती, इतना ही कह दिया, ददाती। पूरा वाक्य बोला नहीं, एक पद बोला ददाती। तो ददाती ये सुनने के बाद सुनने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या? किम ददाती, क्या दे रहा है भाई, है कि नहीं? कस्मै ददाती, किसको दे रहा है? तो कह तो आ ही जाएगा ददाती से, ददाती के बल पर, क्योंकि प्रत्यय हुआ है कि नहीं, तो उससे तो करता आ जाएगा। तो भी विशेष रूप से कौन दे रहा है? कोई तो दे रहा है, सह ददाती, लेकिन कौन दे रहा है? तो कह ददाती, किम ददाती, केन ददाती, कस्मै ददाती, कुत्र ददाती, लग गया है कि नहीं? ऐसे बहुत सारी जिज्ञासा हो रही अपर पदार्थ की। तो ये क्या लक्षण देखिए, जो लिखा है, एक पदार्थ ज्ञान जन, एक पदार्थ का ज्ञान हुआ, ददाती पद के अर्थ का ज्ञान हुआ, देना, उससे अपर पदार्थ, अन्य पद का अर्थ है नहीं, किम का अर्थ मतलब क्या दे रहा है, किम का अर्थ किस वस्तु को दे रहा है, किसको दे रहा है, इत्यादि। अन्य पद का, अन्य पदार्थ ज्ञान की जो इच्छा, अन्य पद का अर्थ जानने की जो इच्छा, उस इच्छा का विषय की योग्यता जिसमें है, तो वो योग्यता और धर्म ही है क्या? आकांक्षा। तो ददादि पद में आकांक्षा है, लगा है कि नहीं? इसी प्रकार की। तो चलिए, तो मूल स्वतः ग्रंथकार उदाहरण देकर इस बात को और स्पष्ट कर रहे, देखिए। और
अन्य पदार्थ अपर पदार्थ ज्ञानिच्छ विषयत्व इतना ही कह देते, योग्यत्व नहीं कह दे तो क्या होता? योग्यत्व क्यों कहा? इन सभी बातों की चर्चा हो रही है, एक एक को देखिए। तो क्रिया श्रवणे, मिला पंक्ति, क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारक श्रवणे क्रियायाः, करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाः च जिज्ञासा विषयत्वात्। ये सब जिज्ञासा का विषय बनते हैं, है कि नहीं? तो लक्षण घटेगा। तो क्रिया श्रवणे, क्रिया सुनी तो कारक की जिज्ञासा होती है, अन्य अर्थ, अन्य पद के अर्थ की जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उस अर्थ में है, ठीक। क्यों? कारक श्रवणे, कारक सुना तो क्रिया की इच्छा होती है। इतना ही कह दिया, क्या? धनम। अरे धनम क्या दे रहा है, ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है? तो क्रिया की क्या होती है? जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो कारक श्रवणे क्रियाया, और करण श्रवणे, कभी कभी करण केवल सुनाई दिया, कुठारेण छिनत्ति, कुठार करण है कि नहीं? किंतु वो सुनने के बाद तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है, क्योंकि करण व्यापार, करण का कुछ व्यापार रहे बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है, ठीक है ना? तो करणेन इति कर्तव्यतायाः च जिज्ञासा विषयत्वात्, वो जिज्ञासा का विषय अन्य पद का अर्थ बनता है, अतः यहाँ पर आकांक्षा होती है, ठीक है ना? तो देखो भाई, तो क्रिया श्रवणे, मिला के नहीं, कारकस्य ऐसा आया है। तो क्रिया श्रवणे, इस पर एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण के रूप में, ददाति इत्यादि, ददाति इत्यादि क्रियावाचक पद श्रवणे, क्रियावाचक पद श्रवणे तद अर्थोपस्थितौ, तद अर्थोपस्थितौ अर्धविराम कारकस्य जिज्ञासा भवति, कारकस्य जिज्ञासा भवति, पूर्ण विराम। यथा कह ददाति, यथा कह ददाति अर्धविराम, किम, किम अर्धविराम, केन हस्तादिना, केन हस्तादिना अर्धविराम, कस्मै अर्धविराम, कुत्र ददाति, हो गया? देखो भैया, तो मूल में आया है क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारकस्य क्या? तो अंतिम पद आया मूल में, देखिए जिज्ञासा विषयत्वा, तो कैसा लगाएंगे? क्रिया श्रवणे कारकस्य, बोलते जाओ, पंक्ति क्या है मूल में, चलिए, क्रिया श्रवणे कारकस्य, इस पंक्ति में अंतिम पंक्ति, अंतिम शब्द क्या आया है? जिज्ञासा विषय, तो सबके साथ जुड़ेगा। क्रिया श्रवणे कारकस्य जिज्ञासा विषयत्वा, कारक श्रवणे क्रियायाः जिज्ञासा विषयत्वा, करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाः च जिज्ञासा विषय, जिज्ञासा का विषय वो चीज बन रही है, अर्थात उसमें आकांक्षा है, यह अर्थ हो रही है। तो क्रिया श्रवण के बाद कारक कैसा जिज्ञासा का विषय होता है, उस बात को उदाहरण दे दिया आपको। जैसे क्रिया श्रवण की ददाती, तो ददाती इति क्रियावाचक पद श्रवणे, क्रिया देना रूप क्रिया का वाचक जो पद ददाती, वो सुनने के बाद उसके अर्थ की उपस्थिति हो जाती है देना करके। तो अर्थ की उपस्थिति होने के बाद फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा का विषय बनता है कौन? कारक। तो कैसे? वही कारकस्य जिज्ञासा भवति, कारक जिज्ञासा का विषय बनता है कि नहीं? तो कैसे? यथा क ददाति कर्ता कारक, किम ददाति कर्म कारक, है कि नहीं? क्या देता है? केन हस्तादिना ददाति करण कारक, कस्मै ददाति संप्रदान कारक, और कुत्र ददाति अधिकरण कारक, है कि नहीं? उदाहरण रूप से बताया। सभी कारकों की कारक जिज्ञासा का विषय बनेंगे बात नहीं,
जो आवश्यक है वो बनते हैं। तो जिज्ञासा का विषय बने कि नहीं? कौन? कारक। अर्थात जिज्ञासा विषयत्व कहा गया? कारकों में गया, है कि नहीं? अर्थात जहां विषयत्व है वहां योग्यता है, तो जिज्ञासा विषय योग्यत्व चला गया कारकों में, अर्थात उनमें है क्या? आकांक्षा। ठीक है ना जी? ऐसी आकांक्षा रहती है तभी शाब्दबोध होता है, ठीक है ना? आकांक्षा नहीं रहेगी तो शाब्दबोध नहीं होगा। आगे उदाहरण देंगे, ठीक है? व्यतिरेकी उदाहरण। तो पंक्ति लगी, क्रिया श्रवणे कारकस्य कारक श्रवणे क्रियायाः करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाः च जिज्ञासा विषयत्वात्। ठीक है ना? अभी इति कर्तव्यता क्या है भाई? पद आया कि नहीं? करण का श्रवण के बाद इति कर्तव्यता की जिज्ञासा होती है। इति कर्तव्यता क्या है? तो इति कर्तव्यता पर लिखिए, इति कर्तव्यतायाः बराबर व्यापारस्य। इति कर्तव्य मतलब व्यापार, व्यापारस्य, व्यापारस्य अर्धविराम उपकारक कर्मणः इति यावत्। उपकारक कर्मणः इति यावत्। उदाहरण, यथा पूर्णविराम, यावत् के बाद पूर्णविराम, यथा कुठारेण छिनत्ति, कुठारेण छिनत्ति इति श्रवणे, इति श्रवणे कथम इति, कथम इति उपकारक कर्मणि, उपकारक कर्मणि उद्यमन निपातनादौ, उद्यमन निपातनादौ, उद्यमन निपातनादौ जिज्ञासा विषयत्वम्, जिज्ञासा विषयत्वम् उद्यम्य निपात्य इति, उद्यम्य निपात्य इति। उद्यम्य निपात्य इति, ठीक है? उदाहरण दिया, इति कर्तव्यता मतलब व्यापार, अर्थात उपकारक कर्म, कार्य सिद्धि के लिए उपकारक जो कर्म है उस कर्म को बोलते हैं क्या? इति कर्तव्यता। जैसे उदाहरण, करण का श्रवण हुआ, कुठारेण छिन्नति, तो कुठार करण है, तो छेदन का करण कौन है? कुठार। तो बोलेंगे भाई कुठारेण छिन्नति, इस श्रवण के बाद कथम, कैसा तोड़ता है? कुठार से तो तोड़ रहा है, तोड़ता है, लेकिन कैसा तोड़ता है? तो व्यापार की इति कर्तव्यता की क्या हुई? जिज्ञासा। जिज्ञासा का विषय बन गया व्यापार, ठीक है ना? अर्थात उसमें भी है कौन? आकांक्षा, ये बात। तो छिन्नति इति श्रवणे, ऐसा श्रवण होने पर कथम इति उपकारक कर्मणि उद्यमन निपातनादौ जिज्ञासा विषयत्व, तो उस समय जिज्ञासा विषयत्व कहाँ है? तो कथम, इस प्रकार का जो उपकारक कर्म है, कौन? उद्यमन निपातन, उसमें है क्या? जिज्ञासा विषयत्व, अर्थात उसमें है क्या? आकांक्षा, जिज्ञासा विषयत्व, है कि नहीं? तो कैसे? उद्यम्य निपात्य। उद्यम्य निपात्य मतलब क्या? उठाता है, पटकाता है कुल्हाड़ को, कुठार को, है कि नहीं? ऊपर उठाता है, पुनः उस पर ठोकता है। किस पर? लकड़ी के ऊपर। तो कुठार है ना छिन्नति। तो उद्यमन निपातन, ये जो है कर्म, उस कर्म में रह गई क्या? रह गया जिज्ञासा विषयत्व, वही है आकांक्षा। ठीक है जी, चलिए। तो क्रिया श्रवणे कारकस्य, कारक श्रवणे क्रियायाः, करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाः च जिज्ञासा विषयत्वात्। होगा इतना? आगे चलिए। अजिज्ञासो अपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम। ठीक, अब लक्षण में इतना ही लक्षण करते तो अच्छा होता, विषयत्व तक, फिर आगे योग्यत्व पद क्यों दिया? ये प्रश्न। मूल में भी लक्षण किया है कि नहीं? क्या लक्षण है? परस्पर पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व,
तो पदार्थानाम परस्पर, पदार्थों की परस्पर की जो जिज्ञासा है, एक को सुनने एक पर दूसरे को जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का विषय जो बनता है, विषय बनना ही आकांक्षा, इतना ही कहना चाहिए था। विषयत्व योग्यत्व ऐसा क्यों कहा, योग्यत्व पद क्यों दिया, ये पूछ रहे हैं। मूल हम लोगों ने जो लक्षण लिखा, एक पदार्थ ज्ञान जन्य, एक पदार्थ का ज्ञान होने पर अपर पदार्थ ज्ञान की इच्छा का विषय और विषयत्व की योग्यता, ऐसा क्या किया, योग्यत्व तक क्यों गए, विषयत्व तक ही काम हो जाता, योग्यत्व तक क्यों गए, ये प्रश्न होता है। तब उसका उत्तर दे रहे अजिज्ञासु अपि इत्यादि पंक्ति से, है कि नहीं। तो अजिज्ञासु इत्यादि जो पंक्तियां आ रही हैं, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तो लगेगा अच्छा। तो लिखिए, ननो परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम्, परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम् एव लक्षणम अस्तु लाघवात्। परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम् एव लक्षणम अस्तु लाघवात्। अर्धराम किम योग्यत्व पद निवेशेन, किम योग्यत्व पद निवेशेन इति आशंक्य, तन्निवेश सार्थक्यम दर्शयति, तन्निवेश सार्थक्यम दर्शयति अजिज्ञासो इति। ठीक है, चलो भाई, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि ननो लक्षण इतना ही होता तो ठीक होता, कितना, परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम आकांक्षा, परस्पर जिज्ञासा का विषय बनना, यही क्या है, आकांक्षा, इतना ही ठीक होता। अस्तु लाघवा किम योग्यत्व पद निवेशन, योग्यत्व पद निवेश करने से क्या प्रयोजन, क्या फायदा, क्या लाभ हुआ आपको, इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उस योग्यत्व पद देने का क्या फल है, इसको दिखा रहे मूल ग्रंथकार। क्या कह रहे, अजिज्ञासु अपि वाक्यार्थ बोधात् योग्यत्व उपात्तो। कभी कभी क्या होता है, अजिज्ञासु हो अपि, अजिज्ञासु हो अपि का अर्थ लिखिए तादृश जिज्ञासा रहितस्य अपि, तादृश जिज्ञासा रहितस्य अपि, मतलब उस प्रकार की जिज्ञासा, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व रूप जो आकांक्षा है कि नहीं, तो तादृश जिज्ञासा रहितस्यापि, उस प्रकार की दूसरे पदार्थों को जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा न रहने पर भी कभी कभी क्या हो जाता है, वाक्यार्थ बोध होता है। जैसे कि समझ लीजिए किसी ने कह दिया, क्या है, कोई जा रहा था, है कि नहीं, तो वो जा रहा है, इतना ही कह दिया, जा रहा है, तो जा रहा है ये कह दिया, तो किस लिए जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई जिज्ञासा नहीं हुई, तो भी वाक्य बोध हो गया, जा रहा है करके, वो जा रहा है, देवदत्त जा रहा है करके शब्द बोध हो गया, जिज्ञासा तो हुई नहीं। फिर वाक्य बोध कैसा हुआ, आकांक्षा तो है ही नहीं है। किंतु आकांक्षा न रहने, मतलब आकांक्षा है वहां पर भी, किंतु यह आकांक्षा वहां पर नहीं है। कौन सी, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व, क्योंकि जिज्ञासा बनी नहीं तो जिज्ञासा का विषय कहां से बनेगा। किंतु जिज्ञासा न होने से, जिज्ञासा का विषय न होने पर भी उस विषय की, जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उसमें है, अतः उसमें आकांक्षा है, तभी तो शब्द बोध हुआ। बात समझ में आएगी नहीं, क्या क्या, यदि विषयत्व जिज्ञासा, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व इतना ही कहते तो जिज्ञासा हुई ही नहीं है, तो जिज्ञासा का विषय नहीं बना, इसका मतलब आकांक्षा नहीं है।
तो शाब्दबोध नहीं होना चाहिए, किंतु शाब्दबोध हुआ। आकांक्षा तो शाब्दबोध हुआ, इसका मतलब वो आकांक्षा है, और आकांक्षा है तो लक्षण तो नहीं जा रहा है। तो लक्षण नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगी? अव्याप्ति। वो अव्याप्ति न हो इसलिए कह दिया योग्यत्व। मतलब जिज्ञासा नहीं हो रही, इसका मतलब जिज्ञासा का विषय न होने पर भी उस जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उसमें है, उस वस्तु में है। वो जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उस कारक में है, अतः शाब्द बोध हुआ, इसका मतलब वो आकांक्षा है, लक्षण भी घट गया, इसलिए योग्यत्व कह दिया। बात लगी? पंक्ति देखिए, अजिज्ञासु अपि वाक्यार्थ बोधात, वाक्यार्थ बोध हो जाता है कभी तो योग्यत्व उपात्तम। इस बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग 2-3 पंक्ति। योग्यत्व उपात्तम इस पर लिखिए। यदि जिज्ञासा विषयत्वम, जिज्ञासा विषयत्वम आकांक्षा लक्षणम स्यात्, आकांक्षा लक्षणम स्यात् अर्धविराम, तर्हि यादृशस्य पुरुषस्य, यादृशस्य पुरुषस्य क्रियावाचक पद श्रवणे अपि, क्रियावाचक पद श्रवणे अपि कर्त्रादि कारक विषयक, कर्त्रादि कारक विषयक जिज्ञासा न उत्पन्ना, कर्त्रादि कारक विषयक जिज्ञासा न उत्पन्ना अर्धविराम, तादृशस्य, तादृशस्य जिज्ञासा रहितस्य अपि पुरुषस्य, जिज्ञासा रहितस्य अपि पुरुषस्य अनुभूयमान अर्थेषु, आकांक्षा लक्षणस्य, आकांक्षा लक्षणस्य अव्याप्ति ही स्यात्, अव्याप्ति ही स्यात् अर्धविराम, क्रियावाचक पद श्रवणे अपि, क्रियावाचक पद श्रवणे अपि तत्तद अर्थेषु, तत्तद अर्थेषु तस्य जिज्ञासा अनुदयेन, तस्य जिज्ञासा अनुदयेन जिज्ञासा विषयत्व अभावात्, जिज्ञासा विषयत्वाभावात्, जिज्ञासा विषयत्वाभावात् पूर्ण विराम, योग्यत्व निवेशेतु, योग्यत्व निवेशेतु न अव्याप्ति, निवेशेतु न अव्याप्ति अर्धविराम, तत्पुरुषस्य, तत्पुरुषस्य क्रियाकर्ताद्यर्थेषु, क्रियाकर्ताद्यर्थेषु, क्रियाकर्त्राद्यर्थेषु, कर्त्रादि अर्थेषु जिज्ञासा विषयत्वाभावे अपि, जिज्ञासा विषयत्व अभावे अपि तद योग्यत्व सत्वात्, तद योग्यत्व सत्वात्
अतः लक्षणे योग्यत्वम इति उक्तम्। ठीक है। तद योग्यत्व सत्वात लिखा कि नहीं? सत्वात के बाद क्या अतः आया, उसके बीच में एक शब्द और लिख सकते हैं, योग्यत्व सत्वात न अव्याप्ति। अभी लिखा ना, योग्यत्व सत्वात न अव्याप्ति, अतः लक्षण योग्यत्व इति उक्तम्। ठीक है। देखो भाई अर्थ, यदि जिज्ञासा विषयत्वम आकांक्षा लक्षणम से, आप इतना ही लक्षण करेंगे, जिज्ञासा विषयत्वम आकांक्षा, तब क्या होगा? तर्हि यादृशस्य पुरुषस्य, ऐसा कोई पुरुष है कि क्रियाकारक क्रियावाचक पद श्रवणे अपि, क्रियावाचक पद उसने सुन लिया और उसको कर्त्राधिकारक विषयक जिज्ञासा न उत्पन्न, कर्त्राधिकारक विषय उसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई नहीं, क्योंकि बहुत चाणाक्ष था, एक पद सुना तो सब ज्ञान हो गया उसको, तो कर्ता कौन, अमुक कौन, तमुक कौन, कोई जिज्ञासा उसको उत्पन्न हुई नहीं, समझ गया है कि नहीं? जैसे किसी ने कोई वस्तु लाके दे दिया और पूछा किसने दिया, है कि नहीं? तो कह दिया उसने दिया, इतना कहने पर कभी कभी सामने वाला समझ जाता है किसने दिया करके, है कि नहीं? उस प्रकार तो फिर उसको जिज्ञासा उत्पन्न होती ही नहीं है, तो शब्द वो तो हो जाता है, तो वो कैसा फिर आकांक्षा कहाँ है वहां पर? क्योंकि जिज्ञासा ही नहीं हुई तो जिज्ञासा विषय पर कौन बनेगा? तो उत्तर क्या कि जिज्ञासा नहीं हुई, इसका मतलब जिज्ञासा विषय नहीं है, किंतु जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उस अर्थ में है, अर्थात आकांक्षा है। लगा? देखिए, तो यादृशस्य पुरुषस्य क्रियावाचक पर श्रवणे भी कर्त्रादिकारक विषयक जिज्ञासा न उत्पन्न, तादृशस्य जिज्ञासा रहितस्य अपि पुरुषस्य, उस जिज्ञासा रहित पुरुष को, पुरुष के द्वारा अनुभूयमान अर्थेषु, उसके द्वारा अनुभूयमान जो अर्थ है, अनुभव में आने वाले जो अर्थ है, उस अर्थों में आकांक्षा लक्षणस्य अव्याप्ति, उसमें तो आकांक्षा लक्षण की अव्याप्ति होगी। कब? विषयत्व तक ही लक्षण करेंगे तब, जिज्ञासा विषयत्व इतना ही लक्षण रखेंगे तो। क्यों? क्रियावाचक पद श्रवणे भी, पद श्रवण करने पर भी तत्तदर्थेषु, उस अर्थ में जिज्ञासा अनुदयन, जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई तो जिज्ञासा का विषय कैसा हो? अनुदयन जिज्ञासा विषयत्व अभाव। ठीक। अब योग्यत्व पद दे देंगे तो अव्याप्ति नहीं होती, वो कैसे? देखिए, योग्यत्व निवेशे तो न अव्याप्ति, कैसे? तत्पुरुषस्य, उस पुरुष को, क्रियाकर्त्राद्यर्थेषु, क्रियाकर्ता इत्यादि अर्थों में जिज्ञासा विषयत्व अभावे भी, जिज्ञासा उत्पन्न न होने पर भी, तो उसमें भले जिज्ञासा का क्या विषयत्व नहीं है तो भी तद योग्यत्व सत्वात्, उस जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता उन अर्थों में ही है, इसलिए न अव्याप्ति, अतः योग्यत्व पद जोड़ दिया। लग गया अर्थ जी? यही अजिज्ञासो अपि वाक्यार्थ बोधात्, वाक्यार्थ बोध उसको भी हो जाता है, अतः योग्यत्वम उपात्तम्। लग गया जी? ये बात हो गई। अब उस योग्यता के अवच्छेदक कौन कौन है, इस बात को कह रहे आगे की पंक्ति में। मिला? तो क्या लिखिए, तद अवच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकम इति नातिव्याप्ति गौ अश्व इत्यादि। अब अव्याप्ति नहीं होती है बताया, अब अतिव्याप्ति भी नहीं होती है, इस बात को कह रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है, तो तद अवच्छेद की जो पंक्ति आ रही है उसके लिए अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, ननो कुत्र जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम, कुत्र जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम, कुत्र वा न इति ज्ञानम दुर्घटम अर्धविराम।
तज्ञानोपाया भावात, तज्ञान उपाय अभावात, तज्ञान उपाया भावात। आगे इति आशंक्य, इति आशंक्य तद ज्ञानोपायम, तद ज्ञानोपायम तद अवच्छेदकम दर्शयति, तद अवच्छेदकम दर्शयति, तद इत्यादि पंक्ति से, तद इत्यादि। देखो भाई पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है। ननो कुत्र जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, कहाँ होती है वो, होता है वो योग्यत्व रूप आकांक्षा। जिज्ञासा का विषयत्व रूप, विषयत्व योग्यत्व रूप आकांक्षा कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, ये ज्ञान होना बहुत कठिन है भाई, दुर्घटम। क्यों? तद ज्ञान उपाय बाबा, उस ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। समझ लीजिए कह दिया किसी ने कि जाओ भाई 25 लोगों को भोजन के लिए ले आओ, बहुत सारे लोगों का समुदाय है 25, लेकिन प्रश्न पड़ेगा सुनने वाले को, इनमें से 25 ही लाना है, लेकिन किसको बोले चलो और किसको न करे, न बोले, अवच्छेदक कौन? तब कह दिया क्या, उन लोगों में से जितने क्या पुरोहित है, ब्राह्मण है, उनको ले आओ, बाकी क्यों मत ले आओ। तब अवच्छेदक बन गया, ज्ञान हो गया अलग अलग करने का। उस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है कि जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व कुत्र वा, कहाँ है, कुत्र नहीं है, कहाँ नहीं है, तो कुत्र जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम कुत्र वा न इति ज्ञानम दुर्घटम। क्यों? उसके ज्ञान का उपाय कुछ नहीं है। ऐसी आशंका होती है तो उत्तर करे ज्ञानोपायम, ज्ञान का उपाय है कौन? अवच्छेदक। जैसे वहां पर अवच्छेद कह दिया ब्राह्मणत्व, जो ब्राह्मण है उसको ले आओ, बाकी को मत लाओ, तो अवच्छेद हुआ ब्राह्मणत्व। उस प्रकार ज्ञानोपायम तद अवच्छेदकम दर्शयति, क्या है वो बता रहे, तद अवच्छेदकम च मिला, तद अवच्छेदकम, तद अवच्छेदकम मतलब क्या? तद अवच्छेदकम का अर्थ लिखिए, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यताया, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यताया, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यताया अवच्छेदकम। अवच्छेदकम, ठीक। देखो भाई योग्यता का अवच्छेदक, क्या अमुक जगह योग्यता है अमुक जगह योग्यता नहीं है, ये समझने के लिए अवच्छेदक, ठीक है। परस्पर जिज्ञासा विषयत्व में, विषयत्व की जो योग्यता है उस योग्यता का अवच्छेदक कौन, तो बता रहे तद अवच्छेदकम च, कौन है भाई? क्रियात्व कारकत्वादि, क्रियात्व अवच्छेदक है, कारकत्व उसका अवच्छेदक है, क्रियात्व कारकत्वादिकम यह अवच्छेदक है। लग गया जी? कौन कौन? क्रियात्व, कारकत्व, कारकत्वादि, आदि पद आया, आदि से क्या लेंगे? आदि पदेन इति कर्तव्यतात्वादि परिग्रह, आदि पदेन इति कर्तव्यतात्व, इति कर्तव्यतात्वादि परिग्रह, इति कर्तव्यतात्व भी अवच्छेदक है। हो गया? चलो, तद अवच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकम इति, इति शब्द का अर्थ हेतु, इति मतलब हेतु, इस कारण से, मतलब योग्यता का अवच्छेदक बताने से, इति नाति व्याप्ति गौ अश्व इत्यादि, गौ अश्व इत्यादि में अति व्याप्ति नहीं होगी। समझ ली? किसी ने कह दिया, क्या कह दिया? गौ अश्व हस्ती, इतना ही कह दिया, तो उस वाक्य से शब्द बोध होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? उसमें क्या नहीं है? आकांक्षा नहीं है, क्योंकि योग्यता का अवच्छेदक कारकत्वादिक वहां नहीं है। बोलेंगे कैसे नहीं है? गौ अश्व हस्ती इत्यादि प्रथमा तो है, तो उत्तर देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अवच्छेदक नहीं बनेगा। क्यों? नाति व्याप्ति गौ अश्व इत्यादि, इस पर लिखिए वाक्य,
अत्र सत्यपि प्रथमा विभक्ति, अत्र सत्यपि प्रथमा विभक्ति, सत्यपि प्रथमा विभक्ति अर्धविराम, न तथापि कारकत्वम, न तथापि कारकत्वम अर्धविराम, प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वात्, प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वात्, प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वात्। ठीक है, चलो भाई, यहां पर इस वाक्य में गौ अश्व इत्यादि वाक्य में प्रथमा विभक्ति है तो भी कारकत्व नहीं है, न तथापि कारकत्व, अर्थात उसमें आकांक्षा नहीं है, क्योंकि विषय की योग्यता का अवच्छेदक वहां नहीं है, अतः आकांक्षा न होने से शब्दबोध भी नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे कैसा भाई प्रथमा है तो कारकत्व क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर दिया न तथापि कारकत्व, क्यों, प्रथमाया प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वात्, प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक अर्थ को ही बताने के लिए होती है, अतः उसमें कारकत्व नहीं है, अर्थात विषय योग्यता का अवच्छेदक नहीं है, अर्थात योग्यता उसमें नहीं है, अर्थात आकांक्षा नहीं है, और आकांक्षा न होने से शब्दबोध उस वाक्य से नहीं हो रहा है। घोड़ा गाय बैल इतना कह दिया तो उससे कुछ शब्दबोध हो जाएगा, आ रहा है का, जा रहा है का, बैठ रहेगा, खा रहा है का, पी रहा है, कुछ नहीं, शब्दबोध होता ही नहीं है, क्योंकि शब्दबोध का मतलब वो होता है वाक्यों में जो अनेक पद है, उन अनेक पदों के द्वारा उपस्थित जो अनेक अर्थ है उनके परस्पर का संबंध का ज्ञान होना, ये वाक्यार्थ बोध है। और गौ अश्व पुरुष अस्ति इतना कह दिया तब उन पदों से भले उन अर्थों की उपस्थित हो भी जाए किंतु उनके संबंध का बोध नहीं हो रहा है, अतः वाक्यार्थ बोध नहीं होता है, क्योंकि उसमें आकांक्षा नहीं, इसलिए वाक्यार्थ बोध नहीं हो रहा है। लग गया, बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।